वेलकम टू माय क्लास ऑन हाइपोथेसिस। प्राकल्पना के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं इस लेक्चर में आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि प्राकल्पना क्या होती है और सामाजिक अनुसंधान में यह क्यों महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जब हम कोई अनुसंधान या सर्वेक्षण के लिए किसी समस्या का चयन करते हैं तो चयन करने के बाद उससे जुड़े कार्य कारण संबंधों को हम एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये पूर्वानुमान ही या पूर्व चिंतन ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम भारतवर्ष में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके बारे में कार्य कारण संबंधों को अपने सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। यह एक प्रमुख प्राकल्पना है अपराध प्रवृत्ति से जुड़ी हुई। तो अब जब हम इस प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो हमारी अनुसंधान की जो दिशा है या सर्वेक्षण की जो दिशा है वो इसी प्राकल्पना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। अर्थात प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच की एक आवश्यक कड़ी है। गुडे एवं हार्ट ने इसे इस तरह से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। अर्थात प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। यूं समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी अनुसंधान या सर्वेक्षण या खोज या ज्ञान वृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें किसी विषय या समस्या का चयन करना होता है और उसके पश्चात हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर एक पूर्वानुमान या काम चलाऊ सामान्यीकरण स्थापित करते हैं जिसे हम प्राकल्पना कहते हैं। वह समस्या के कार्य कारण संबंधों को अनुभव और ज्ञान के आधार पर पूर्व में ही अनुमानित करने का प्रयास होता है और हमारी जो शोध या अनुसंधान की दिशा है इसी प्राकल्पना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। प्राकल्पना को और भी स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं पर हम ध्यान देंगे। लुंडबर्ग ने कहा है कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात अनुसंधान के प्रारंभ में ही यह एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है या कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास है जो अनुसंधान के दौरान या अनुसंधान के अंत में इसकी सत्यता की परीक्षा हो जाती है या सत्यता की परीक्षा करना बाकी रहती है। पीवी यंग ने आगे कहा है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। उन्होंने भी प्राकल्पना को एक कार्यवाहक विचार के रूप में बताने का प्रयास किया है जो कि उपयोगी खोज का आधार बनता है और उसे वो एक कार्यवाहक प्राकल्पना मानते हैं जिसके सत्यता की परीक्षण किया जाना बाकी होता है।
पीटर एच मान ने कहा है कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। अर्थात हम किसी समस्या के बारे में जब अनुसंधान करते हैं तो उस समस्या के कार्य कारण संबंधों को पूर्व में ही जब हम एक अनुमान लगा लेते हैं या काम चलाऊ रूप से यह एक निष्कर्ष पे पहुंचने वाली बात होती है, तो ये जो काम चलाऊ अनुमान है यही पीटर एच मान के अनुसार प्राकल्पना है। बोगार्डस ने कहा है कि प्राकल्पना एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाना है। उन्होंने भी कहा है कि शुरू में ही हम एक सिद्धांत या प्रस्तावना या कल्पना के रूप में परिकल्पना स्थापित करते हैं जिसका परीक्षण अनुसंधान के द्वारा किया जाना बाकी रहता है। टाउनसेंड ने कहा है कि प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। अर्थात जिस समस्या को लेकर हम अनुसंधान करते हैं उसके लिए प्रारंभ में ही जो उत्तर हम ढूंढ लेते हैं उसे ही प्राकल्पना कहते हैं। वो सरल शब्दों में अगर इसे हम समझें तो प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुब नुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। जिस प्रकार से ध्रुव तारा या कुतुब नुमा हमें सही दिशा ज्ञान कराते हैं, यहाँ कुतुब नुमा से अर्थ है दिशा सूचक यंत्र से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ध्रुव तारा की जो दिशा होती है आसमान में उत्तर की ओर होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्राकल्पना भी उस ध्रुव तारे या कुतुब नुमा जैसा ही है जो हमें अनुसंधान की किस दिशा की ओर अग्रसर करना है यह उसका मार्गदर्शन करती है। इसके अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी प्राकल्पना किसे कहा जाएगा या एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं हैं, इसे समझने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम पहली विशेषता है स्पष्टता। प्राकल्पना में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या भाषा एवं अवधारणा, ये दोनों दृष्टिकोण से हमारे जो शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से हम प्राकल्पना बना रहे हैं उसकी भाषा एवं अवधारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए, उसमें कोई दुरूहता या जटिलता नहीं होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। अर्थात जो प्राकल्पना हम बनाते हैं वो वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच योग्य होनी चाहिए। इनमें किसी नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अर्थात वास्तविक तथ्यों पर आधारित प्राकल्पना होनी चाहिए और जैसा भी यथार्थ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्राकल्पना बनानी चाहिए। प्राकल्पना के निर्माण में हमें नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे जीव हत्या पाप है, यह एक आदर्शात्मक कथन है। उसी प्रकार से दहेज प्रथा एक कलंक है, यह भी एक नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने वाला कथन है। हमें इस या इन प्रकार के प्राकल्पनाओं से बचना चाहिए। तीसरी विशेषता है एक अच्छी प्राकल्पना को विशिष्ट होना चाहिए, इसमें विशिष्टता का गुण होना चाहिए और यह अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से ही संबंधित होना चाहिए। ये अध्ययन विषय के सारे पहलुओं को समावेशित न करते हुए किसी विशिष्ट पहलू को संबोधित करे तो ये ज़्यादा कारगर साबित होती है और इसे सामान्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। चौथी विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। अर्थात प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी सत्यता की परख उस समय
के उपलब्ध प्रविधियों के आधार पर की जा सके। ये नहीं कि जिस प्रकल्पना का हमने निर्माण किया है वो उस समय विशेष में उसकी परख के लिए प्रविधियां उपलब्ध ही न हों। ऐसी स्थिति में हमारी प्रकल्पना जटिल हो जाएगी और इसका सत्यापन होना मुश्किल हो जाएगा। पांचवी विशेषता है सिद्धांत समूह से संबंधित, अर्थात एक अच्छी प्रकल्पना उस समय के उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। हमें पूर्व में स्थापित किए गए सिद्धांतों या सिद्धांत समूहों के आधार पर ही प्रकल्पना का निर्माण करना चाहिए, ताकि हम अपने शोध या अनुसंधान को एक दिशा दे सकें। या तो उन तथ्यों या सिद्धांतों को हम सत्यापित करें या उसका खंडन करें या उसमें संशोधन करें। हमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट सिद्धांत समूह से जुड़े हुए ही प्रकल्पना का निर्माण करना चाहिए। और छठी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सरलता। प्रकल्पना सरल होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को या अधिक चरों को स्थान नहीं देना चाहिए, अर्थात इसमें हमें उन्हीं कारकों पर विशेष जोर देना चाहिए जिनका हम कार्य कारण संबंधों को हासिल करने के लिए अनुसंधान करते हैं। बहुत सारे कारकों को अपनी प्रकल्पना में स्थान दे देने से हम सही निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में न आएंगे, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको प्रकल्पना के बारे में समझाने का प्रयास किया कि प्रकल्पना क्या है, प्रकल्पना का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है और एक अच्छी प्रकल्पना की क्या विशेषताएं हैं। आगे प्रकल्पना से जुड़े हुए अन्य बातों को हम अन्य लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।